दोस्तों जैसा आप जानते हैं इस साल ब्रिक्स की मेजबानी भारत करने वाला है और उसी के संदर्भ में कंटिन्यूअस मीटिंग्स चल रहे हैं और इसी में अगर आप देखें तो ब्रिक्स के जितने भी सेंट्रल बैंक गवर्नर्स हैं, फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं, उनकी मीट जयपुर में हुई और ठीक उसके पहले भारत के सेंट्रल बैंक यानी आरबीआई के गवर्नर ने एक बहुत बड़ा बयान दिया जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा कि इस बार के ब्रिक्स में हम प्रयास कर रहे हैं कि जो हमारे सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज हैं वो आपस में लिंक हो जाएं ताकि ब्रिक्स पेमेंट सिस्टम बन के उभरे और साथ ही साथ जो फास्ट पेमेंट सिस्टम्स हैं इन सभी देशों का जैसे कि भारत का यूपीआई है वो एक सिंगल स्टैंडर्ड्स में आके आपस में इंटरलिंक हो जाए। दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है। जी हाँ, इसके साथ अगर आप देखें तो इसमें जो एक इंटरनेशनल पेमेंट आर्किटेक्चर बन रहा है ना उसमें डॉलर है ना उसमें स्विफ्ट है। क्लियरली दोस्तों ये एक डी डॉलराइजेशन मूव है, लेकिन हमारा कहना बड़ा क्लियर है, हमारा मूव इज नॉट अगेंस्ट डॉलर। डॉलर को कुछ नहीं होगा, हम बस अपना सिस्टम बना रहे हैं। जी आप देख सकते हैं रॉयटर्स ने कवर किया है, ब्रिक्स नेशन डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे पेमेंट सिस्टम सीबीडीसी को लिंक करना है। आरबीआई चीफ ने ये फर्म किया है, ब्रिक्स कैसे सीबीडीसी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी लिंकअप करे, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स को रीशेप करना उद्देश्य है। आरबीआई चीफ ने बड़े ही क्लियरली ये बात कह दी है। दोस्तों क्या इसके मायने हैं, क्या इसमें चैलेंजेस हैं, भारत को इससे क्या मिलेगा, चाइना के युआन का क्या होगा, बहुत सारे सवाल आपके मन में आ रहे होंगे। तो आइए आज के वीडियो में इन सभी टॉपिक पर डिटेल में चर्चा करते हैं। पर इससे पहले आगे बढ़े, वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबाएं। इसके सिवा दोस्तों आपको याद देना चाहूंगा आपके लिए हम स्पेशल इंडिपेंडेंस डे में ग्रेट इंडियन फ्रीडम सेल लेकर के आए हैं। केवल 16,999 जो कि हमारा लोएस्ट एवर प्राइस है, उसमें आपके लिए सब्सक्रिप्शन ले आए हैं, जिसमें अगर आप देखें तो आपको 1 साल की सब्सक्रिप्शन मिलती है, लेकिन ये तब है जब आप कोड KC10 यूज करेंगे। याद रखिएगा ऑफर 14 अगस्त को खत्म हो जाएगा, तो मेक श्योर आप उससे पहले जुड़ जाएं। इसके सिवा 80 लकी लर्नर्स के लिए 100% रिफंड भी है। दोस्तों अगर आप 2 साल या 3 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो मात्र 24,999 29,999 में 3 साल का सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाएगा। दोस्तों इसमें आपको CSE एश्योर भी मिलता है, मतलब अनअकैडमी आपको सब्सक्रिप्शन एक्सटेंड करेगी अगर आप इस सब्सक्रिप्शन के बावजूद भी एग्जाम क्लियर नहीं करते, सब्जेक्ट टू टर्म्स एंड कंडीशन, आपने मेहनत की है। इसके सिवा इंडियन एक्सप्रेस फ्री सब्सक्रिप्शन आपको हम देंगे 2 साल और 3 साल के सब्सक्रिप्शन में, यानी कि जो सब्सक्रिप्शन की कीमत अगर आप देखें तो 1499 होती है, एब्सोल्युटली फ्री है। डेली ई पेपर, डेली आर्काइव, प्रीमियम स्टोरीज, यूपीएससी एसेंशियल, ई मैगजीन मंथली आपको मिल जाएगा, वीकली क्विज, MCQ, मेंस आंसर प्रैक्टिस, सब कुछ जो इंडियन एक्सप्रेस का है आपको मिल जाएगा। तो आप निश्चिंत होकर जुड़ सकते हैं। मेक श्योर आप जुड़ें, यूज द कोड KC10 फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। पिन कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। तो दोस्तों आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा जी ने क्या कहा है, जी हाँ दोस्तों, इसको समझना है तो हमें 1 साल पीछे जाना पड़ेगा। 2025 साउथ अफ्रीका में जब ब्रिक्स समिट हुआ तो उसमें रियो डिक्लेरेशन ऑन पेमेंट इंटरऑपरेबिलिटी भी कहा गया, जिसमें बड़ा क्लियर कहा गया कि जितना भी क्रॉस बॉर्डर ट्रेड फाइनेंस है उसको ब्रिक्स कंट्रीज को ईज अप करना है। टूरिज्म पेमेंट्स जो होता है विद इन ब्रिक्स इकोनॉमीज वो एक साथ कोऑर्डिनेट करनी है। और उसके साथ जनवरी 2026 जब ब्रिक्स की मेजबानी भारत के हाथ आ गई तो जनवरी 2026 में आरबीआई ने भारत सरकार को यह प्रपोजल दिया, जिसमें आरबीआई ने रिकमेंड किया भारत सरकार को कि ब्रिक्स की जो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज हैं उनको आपस में लिंक करना है और ये 2026 के ब्रिक्स समिट के एजेंडा में डाला जाए। जी हाँ दोस्तों, उसके साथ अब अगस्त 2026 कल की बात है जब पब्लिक कंफर्मेशन आया कि इस पर जोर शोर से बात हो रही है। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा जी ने मुंबई में एक इवेंट था जिसके दौरान कहा कि ब्रिक्स नेशंस डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे आपस में लिंकेज बनाया जाए फास्ट पेमेंट सिस्टम्स का। जी हाँ, जैसे भारत का यूपीआई है वैसे ही अन्य देशों का अपना अपना कोई फास्ट पेमेंट सिस्टम है, तो उसके बीच में कैसे इंटरलिंकेज बनाया जाए ताकि भारत का व्यक्ति यदि रशिया जाके पेमेंट कर रहा है तो यूपीआई वहां का जो है इक्विवेलेंट उसमें वो पेमेंट करे और इंडिया से रुपीज में ही पूरा का पूरा ट्रांजैक्शन हो जाए। वैसे ही अन्य किसी ब्रिक्स देश में जाए तो वहां भी वो फैसिलिटेट हो। दूसरा दोस्तों उन्होंने कहा कि इसके कोर में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज है जो कि पूरा खेल खेलने वाली है, तो उसको आपस में हमें लिंक करना है। और जैसे ही ये करेंगे इसका पर्पस है कि जो भी क्रॉस बॉर्डर ट्रेड, क्रॉस बॉर्डर करेंसी एक्सचेंज हो रहा है उसमें जो अभी कीमत लग रही है वो कम हो जाए, रिड्यूस हो। दूसरा, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स नियर इंस्टेंटेनियस हो सके, अभी 3-4 दिन का जो समय लग रहा है वो लगना बंद हो। रिटेल ट्रांजैक्शंस, रेमिटेंसेज ईज अप हो सके। या दोस्तों इसकी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि संजय मल्होत्रा जी ने जब ये कहा ठीक उसके बाद वो ब्रिक्स फाइनेंस मिनिस्टर सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की मीटिंग जो जयपुर में होने वाली थी उसके लिए रवाना होने वाले थे। यानी कि ये बातें हवा में नहीं हो रही है, ये बातें ब्रिक्स में भी प्लेस की जा रही हैं और बड़े ही जोर शोर से इस पर चर्चा हो रही है। दोस्तों इससे कैसे भारत को फायदा होगा, रुपये को फायदा होगा, पहले वो समझते हैं। देखिए दोस्तों, पहला तो है कॉस्ट और स्पीड एडवांटेज है। जैसे ही ये ब्रिक्स पेमेंट सिस्टम बनेगा तो पूरा का पूरा जो क्रॉस बॉर्डर ट्रेड है उसमें जो ट्रांजैक्शन पैसों का हो रहा है वो फास्ट होगा,
चीप होगा। जो इंटरमीडियरीज हैं, जो बैंकिंग चार्जेस लगता है, जो डॉलर कंट्रोल्ड बैंक्स हैं जो कि यूएस के द्वारा कंट्रोल्ड हैं, वो कमीशन लेते हैं, वो बंद हो जाएगा। इंडियन एक्सपोर्टर्स, इंडियन इंपोर्टर्स, जो भारतीय विदेश में रह के भारत पैसा भेजते हैं, रेमिटेंस करते हैं, जो भी ब्रिक्स पार्टनर्स के साथ डील करते हैं, उन सब के लिए बहुत बड़ा इसमें फायदा होगा। जो मल्टीपल इंटरमीडियरी फीस लगता है, रुपी पहले डॉलर में कन्वर्ट होता है, डॉलर फिर अगर आप देखें युआन में कन्वर्ट होता है, फिर जाके पूरा का पूरा ट्रांजैक्शन होता है, तो वो सारा का सारा मल्टीपल इंटरमीडियरी फी नहीं लगेगा। जो करस्पॉन्डेंट बैंकिंग सिस्टम अभी बना हुआ है जिसमें डिलेज होता है, वो डिले नहीं होगा। दूसरा दोस्तों, यूपीआई स्टाइल इंस्टेंट पेमेंट अक्रॉस ब्रिक्स स्प्रेड होगा। क्रॉस बॉर्डर रिटेल फ्लोज जो रेमिटेंसेस के होते हैं, वैसे ही टूरिज्म में जो हो रहा है, वो सब कहीं ना कहीं यूपीआई जैसे सिस्टम के द्वारा कवर हो जाएगा। दोस्तों, इससे रुपी इंटरनेशनलाइजेशन भी है। आरबीआई का लॉन्ग टर्म गोल रहा है कि ग्रेटर ग्लोबल यूज ऑफ रुपी हमें करना है, जिसमें अगर आप देखें जो एग्जिस्टिंग बायलैटरल लोकल करेंसी ट्रेड है, जो हमारे ऑलरेडी यूएई, मॉरिशस, मालदीव्स, इंडोनेशिया, रशिया, इन सब के साथ अरेंजमेंट है, वो स्ट्रेंथन होगा। और उसके पीछे एक सीबीडीसी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का रोल बढ़ेगा। इसके साथ अगर आप देखें तो जो ट्रेड हो रहा है जिसमें हमें डॉलर जमा करके रखना पड़ता है, डॉलर देना पड़ता है, डॉलर पर निर्भरता होती है, वो बहुत हद तक खत्म होगी या कम होनी शुरू हो जाएगी। आप देख सकते हैं, अगर आप ब्रिक्स कंट्रीज में देखें तो हमारा ट्रेड बहुत बड़ा है। अगर टोटल ट्रेड देखें जो हम कर रहे हैं, ये टेबल भारत का जो ट्रेड है वो दिखा रहा है ब्रिक्स कंट्रीज के साथ, 30% ट्रेड हमारा ब्रिक्स कंट्रीज के साथ हो रहा है। उनको हम डॉलर दे रहे हैं, तो वो डॉलर जमा करके रखना पड़ता है फॉरेन एक्सचेंज के रूप में। आप देख सकते हैं इंडिया जापान, जो हमारा येन के साथ रुपी है, येन भी गिरा, रुपी भी गिरा, आपस में देखें तो नियर अबाउट सेम लेवल पे है, लेकिन डॉलर की वजह से दोनों के लिए समस्या होती है। तो कुछ वैसे ही, हालांकि जापान ब्रिक्स में नहीं, लेकिन बाकी ब्रिक्स कंट्रीज जो हैं उनके साथ जब ये सिस्टम होगा तो ये डॉलर पर निर्भरता कम हो रही है, हमें डॉलर जमा नहीं करना पड़ रहा है, हम डायरेक्टली ट्रेड लोकल करेंसी में करना शुरू कर देंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर आप देखें तो ये बहुत बड़ा नंबर है। 30% ऑफ टोटल ट्रेड हमारा जो ब्रिक्स के साथ होता है वो डॉलर के बिना होना शुरू हो जाएगा, जो दिखाता है दोस्तों कि डॉलर पर निर्भरता हम बहुत हद तक कम कर लेंगे, जिस वजह से ओवर टाइम क्या होगा। अभी क्या है दोस्तों, जो भी चीज हम बेचते हैं डॉलर इनवॉइसिंग होती है, फिर वो कमोडिटी गुड्स हो तो भी अगर आप देखें तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स है, भले भारत में उग रहा है, लेकिन उसकी कीमत क्या होगी, ये डॉलर में मार्केट में तय किया जाता है। वहां पे जो उनका कमोडिटी मार्केट है वो तय कर रहा है, वो खत्म होना शुरू हो जाएगा ओवर द टाइम। और कहीं ना कहीं आप देखें तो रुपी इनवॉइसिंग शुरू हो जाएगी, अपने सामान की कीमत हम तय करना शुरू कर देंगे रुपीज में। इससे दोस्तों बहुत सारा एडवांटेजेस भी है। इंडिया की जो मॉनेटरी सोवरेनिटी है वो बढ़ेगी, डॉलर के ऊपर निर्भरता कम होगी, तो एक नया सिस्टम रहेगा जिसके द्वारा हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जो यूएस धड़ल्ले से कभी भी स्विफ्ट से किसी को हटा देता है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम से कट कर देता है, वो नहीं कर पाएगा। तो फाइनेंशियल सिस्टम रेजिलियंट हो पाएगी, मजबूत हो पाएगी, यूएस की दादागिरी पर निर्भर नहीं करेगी। और एट द सेम टाइम, जो आपको याद होगा, पीयूष गोयल जी ने अभी 3 दिन पहले कहा था कि हम ब्रिक्स करेंसी के फेवर में नहीं है, हम नहीं चाहते कि कोई ब्रिक्स करेंसी कहीं से भी आए, इंडिया उसे अपोज करता है। कारण क्या है, एक सेंट्रल करेंसी आएगा तो वो मोस्ट लाइकली इस वक्त युआन होने वाला है, जो कि ब्रिक्स करेंसी कहने को होगा, लेकिन एक्चुअली वो युआन के लिए बैकडोर होने वाला है, जिसके हम हित में नहीं है। तो वहीं पर जब इस प्रकार का सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज ग्लोबल यूपीआई के द्वारा ट्रेड हो रहा है, तो कहीं ना कहीं हम अगर आप देखें तो कॉमन करेंसी की जरूरत, युआन की जरूरत नहीं हो रही। युआन की जगह हर करेंसी को हक मिल रहा है इंटरनेशनलाइज होने का, और उसी में अगर आप देखें रुपी इंटरनेशनलाइजेशन भी हो रहा है। टेक्नोलॉजी बैकबोन अगर आप देखें तो यूपीआई का रहने वाला है, तो हम पेमेंट इनोवेटर विद इन ब्रिक्स बन के भी उभरेंगे। तो इस तरीके से टेक्नोलॉजी भी अगर आप देखें तो ओपन फ्रेमवर्क रहेगा सभी के लिए यूपीआई वाला, और उसी प्रकार से बिना युआन को प्रमोट किए हम एक कॉमन करेंसी फ्रेमवर्क बना लेंगे। अब दोस्तों अगर आप देखें तो ये यूएस के लिए बहुत बड़ी समस्या है। जी हाँ, यूएस डॉलर, स्विफ्ट दोनों के लिए समस्या है। हालांकि हमारा कहना बड़ा क्लियर है कि देखिए, रुपी इंटरनेशनलाइजेशन जब हम करते हैं तो उसका उद्देश्य ये नहीं है कि डी डॉलराइजेशन हो, हम किसी भी तरीके से डॉलर को डिस्प्लेस नहीं करना चाहते, हम बस और बस इंट्रा ब्रिक्स फ्लो कॉमन करेंसी में करना चाह रहे हैं। अब इसके साथ दोस्तों कहने को तो यह है, प्रैक्टिकली इंपैक्ट तो होगा। अगर आप देखें तो इंट्रा ब्रिक्स ट्रेड, इंट्रा ब्रिक्स पेमेंट, ये किसी भी डॉलर करस्पॉन्डेंट बैंक्स के द्वारा फैसिलिटेट नहीं होगा, तो उनके लिए जो कमीशन वगैरह आता है वो कट डाउन होगा। स्विफ्ट के ऊपर जो निर्भरता होती है मैसेजिंग सिस्टम पे, वो नहीं होगा। तो अमेरिका किसी को भी चाहे तो स्विफ्ट सिस्टम से निकाल देता है, ग्लोबल उसके ऊपर सैंक्शंस लगा देता है, तो वो सिस्टम कट डाउन हो जाएगा। 30% ट्रेड इंडिया का अगर आप देखें तो बिना स्विफ्ट के थ्रू होना शुरू कर देगा, और ये इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था होगी क्योंकि ब्रिक्स इकोनॉमी तेजी से बढ़ रही है, इन्हीं का भविष्य है। तो कल को इसमें और भी देश जुड़ना शुरू होंगे, तो नेटवर्क इफेक्ट धीरे धीरे बढ़ेगा। जैसे जैसे बाकी देश भी इसमें जुड़ने लगेंगे, ये सिस्टम मजबूत होने लगेगा, तो ओवर द टाइम जो यूएस बैक्ड सिस्टम है वो देखिए कमजोर तो होगा।
इसके सिवा ये एफिशिएंट है। अभी जो यूएस का स्विफ्ट सिस्टम है उसमें अगर आप देखें सेटलमेंट में टाइम लगता है, सेटलमेंट एक्सपेंसिव होता है, कमीशन चार्जेस बहुत होते हैं, तो वो सब खत्म होगा। मॉडर्न टेक्नोलॉजी, नियर डायरेक्ट सेटलमेंट एंड रियल टाइम सेटलमेंट होगा, और इसमें अगर आप देखें तो ये एफिशिएंट भी होगा, जो कि टेक्नोलॉजी जो चाहिए वही चीज डिलीवर कर रहे हैं। तीसरा, अगर आप देखें तो डॉलर रखने की जरूरत कम हो जाएगी। क्यों हम डॉलर रखें, क्यों हम यूएस के, अगर आप देखें तो जो इस वक्त हमारे पास गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होते हैं वो जमा करके रखना पड़ता है, यूएस को हम उसके डेट को फिनेंस करते हैं, वो करने की जरूरत नहीं है क्योंकि डॉलर पर निर्भरता कम हो गई है। तो इन सभी से ब्रिक्स कॉरिडोर डॉलर से कुछ अलग होगा, तो इन सब से देखिए यूएस नाराज तो होगा ही। जियोपॉलिटिकली अगर आप देखें तो पास्ट में यूएस ने कहा ही है कि अगर कुछ भी ऐसा हो, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने भी कहा है कि यदि ब्रिक्स कोई मेजर लेता है जो कि डॉलर को बाईपास करने के लिए है तो उसके लिए कीमत देनी पड़ेगी। अब ऑलरेडी आप देख सकते हैं कीमत की जहां तक बात है, ट्रंप ने 50% टैरिफ लगाया है, अब नया बिल आया है 100% टैरिफ का, तो अब और क्या कीमत ले लीजिएगा। तो क्लियरली वो डायमेंशंस भी हम देख रहे हैं। ओवर द टाइम डॉलर का जो नेटवर्क इफेक्ट है वो कमजोर होता जाएगा, यूएस का जो कंट्रोल है ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम पे वो कमजोर होगा, जो कंट्रीज हैं वो ज्यादा सोवरेन हो पाएंगे अपने ग्लोबल ट्रेड में, ग्लोबल फाइनेंसेस में। एसेट फ्रीजिंग जो यूएस धड़ल्ले से करता है वो नहीं कर पाएगा। कोई फर्क नहीं पड़ता, आप स्विफ्ट से निकाल दीजिए, किसी देश को निकाल देंगे, वो इस सिस्टम से जुड़ जाएगा, यहां से ट्रेड करने लगेगा, और ये बहुत बड़ा ग्लोबल एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कहीं ना कहीं हब है, तो यहां से जुड़ने से यूएस की पकड़ कमजोर होती जाएगी। पर दोस्तों इसमें अगर आप देखें तो कुछ चैलेंजेस भी हैं जो हमको जानना पड़ेगा। ब्रिक्स पेमेंट सिस्टम की बात करें तो पहले तो कुछ टेक्निकल चैलेंजेस हैं। टेक्निकल चैलेंजेस क्या है दोस्तों, ये जो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज अगर आप ब्रिक्स के अंदर देखें तो अभी भी पायलट स्टेजेस में है। किसी भी ब्रिक्स के कोर मेंबर में अब तक सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी फुल्ली स्केल्ड अप नहीं है कि रिटेल से लेके होलसेल सिस्टम में वो आ चुका है। आज भी आप जब स्कैन करते हैं तो आप यूपीआई यूज करते हैं, हालांकि ई रूपी है लेकिन मैंने नहीं देखा किसी को यूज करते हुए। आपने किया तो कमेंट में बताइएगा। मेरे पास भी 20 रुपए का सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी ई रूपी है, लेकिन आज तक यूज नहीं किया। कोई है तो मैं उसको कहीं ना कहीं इस्तेमाल भी करना चाहूंगा, लेकिन आज तक नहीं कर पाया हूं। कारण है दोस्तों, हमारा जो ये सिस्टम है वैसे ही अन्य देशों में ये ग्लोबली फुल्ली स्केल्ड नहीं है, नेशनल लेवल पे भी फुल्ली स्केल्ड नहीं है, तो इसको हम कैसे स्केल अप करेंगे। दूसरा दोस्तों ट्रेड इंबैलेंसेस है। एंड ऑफ द डे अगर आप देखें तो हर इकोनॉमी में कोई ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है, कोई कम कर रहा है, तो वो आपकी करेंसी को होल्ड करके रख रहा है। जैसे इंडिया रशिया की बात करें तो अक्सर ये एग्जांपल दिया जाता है, रशिया के पास रुपी पाइल अप हो रहा है, वो क्या करेगा, उस रुपी को यूज कर रहा है। तो इसी प्रकार से यदि डायरेक्ट लोकल करेंसी ट्रेड हो रहा है तो रशिया के पास भी रुपी पाइल अप होगा, चाइना के पास भी रुपी पाइल अप होगा, तो क्या किया जाएगा, वो कैसे रुपी को इस्तेमाल करेंगे। तो इस वजह से लिक्विडिटी प्रोविजन कैसे रखी जाएगी, फॉरेन एक्सचेंज कन्वर्जन कैसे होगा, जो बैलेंसेज हैं वो कैसे मैनेज किए जाएंगे, ये सब अब तक समझ नहीं आ रहा कैसे रिजॉल्व होगा। लेकिन वो मीटिंग हो रही है, उसके पीछे उद्देश्य ही यही है कि इसका कुछ वर्क अराउंड निकाला जाए। दोस्तों यहां पे जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस भी हैं। अगर आप देखें तो यूनाइटेड स्टेट्स ने ऑलरेडी चेतावनी दी है, ब्रिक्स कंट्रीज को साफ साफ कहा है डॉलर को बाईपास मत करना, स्विफ्ट को बाईपास मत करना, सेकेंडरी सैंक्शंस लगा दूंगा, और न जाने क्या क्या नहीं कहा है। वैसे ही आप देखें तो वो देश जिनका यूएस डॉलर में या यूएस मार्केट में, यूएस कंट्रोल्ड इकोनॉमी में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट एक्सपोजर है, जैसे कि आप देखिए इंडिया हो गया, ब्राजील हो गया, यूएई हो गया, इंडोनेशिया हो गया, तो वो कैसे कैलिब्रेट करें, क्योंकि वो वल्नरेबल है यूएस सैंक्शन से। तो अगर एक तरफ वो कह रहे हैं कि जी ब्रिक्स करेंसी ट्रांजैक्शन सिस्टम पे जाएंगे, ब्रिक्स पेमेंट सिस्टम पे जाएंगे तो एफिशिएंसी होती है, लेकिन वो एफिशिएंसी के लिए क्या वो इकोनॉमिक कॉस्ट बियर करने के लिए तैयार है यदि अमेरिका सैंक्शन लगाएगा, अमेरिका टैरिफ लगाएगा। तीसरी दोस्तों यहां पे समस्या राइवलरी की भी है। चाइना अगर आप देखें तो वो चाहता है युआन इंटरनेशनलाइजेशन हर हालत में, वो वही प्लेटफॉर्म्स को आगे बढ़ाना चाहता है जो कि कहीं ना कहीं उसकी टेक्नोलॉजी चाइना के कंट्रोल में है, उसके नेटवर्क एडवांटेजेस हो, जैसे सिप्स हो गया, डिजिटल युआन हो गया। तो ये सब के द्वारा वो कहीं ना कहीं ब्रिक्स की कॉमन करेंसी बनाना चाहेगा ताकि अगला डॉलर युआन बन सके। वो बात हम नहीं चाहेंगे, हम चाहेंगे यूपीआई या ई रूपी सोवरेनिटी हो। हम नहीं चाहेंगे कोई भी ऐसा फ्रेमवर्क इस ब्रिक्स सिस्टम के लिए आए जो चाइनीज टेक्नोलॉजी पे आधारित हो या चाइनीज करेंसी यानी युआन पे आधारित हो किसी भी हाल में। तो इसलिए हम जब ये सिस्टम ला रहे हैं तो चाइना से भी हो सकता है कुछ फ्रिक्शन देखने मिले। लेकिन दोस्तों जहां तक बात है टेक्निकल प्रॉब्लम्स जो आपको मैंने बताया यहां पे, वो रिजॉल्वेबल है। कंट्रीज बैठेंगे, बातचीत करेंगे, वो सॉल्व हो जाएगा, उसमें कोई इशू नहीं है। मेन समस्या जियोपॉलिटिकल और इंट्रा ब्रिक्स राइवलरी है, जो कि मेजर कंसर्न है कि उसको कैसे इस ब्रिक्स समिट में कहीं ना कहीं हम पार कर पाएंगे। आपको क्या लगता है क्या होगा इस ब्रिक्स समिट में, कमेंट में अवश्य बताइएगा।